In this class, we are going to discuss the fourth colligative properties, that is osmotic pressure. This colligative property is very important for examination point of view. 12th में osmotic pressure का कभी कभी definition पूछा जाता है कि definition osmotic pressure का लिखें, ठीक है। साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं जो 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जेईई मेंस और नीट में भी बहुत ही काम आते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करने के पहले इस फिगर पर जरा कंसंट्रेट कीजिए। ये मैंने फिगर बनाया है, इसमें दो सॉल्यूशन को दिखाया गया है। लेफ्ट साइड में सिर्फ वाटर का सॉल्यूशन है, प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट का सिर्फ सॉल्यूशन बनाया हुआ है जिसमें सॉल्यूट नहीं है। सिर्फ लेफ्ट साइड में जो सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है। राइट साइड में जो सॉल्यूशन है वो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। ग्लूकोज का सॉल्यूशन है मतलब ग्लूकोज सॉल्यूट के रूप में है और सॉल्वेंट के रूप में वाटर है। इस दोनों सॉल्यूशन को बीच में सेपरेट कर रहा है एक मेम्ब्रेन। दोनों सॉल्यूशन को सेपरेट करने वाला एक मेम्ब्रेन लगाया गया है जिस मेम्ब्रेन का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको आप एसपीएम कहते हैं, जिसको शॉर्ट में आप क्या कहते हैं, एसपीएम कहते हैं, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करता है पास करने के लिए। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन बी पास्ड, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। एसपीएम मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर से सुन लो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिससे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर सकता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल इससे पास नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखो, वाटर है, जिस साइड सिर्फ वाटर का सॉल्यूशन है यानी यहाँ कंसंट्रेशन लो है, कंसंट्रेशन लो है क्योंकि यहाँ सॉल्यूट है नहीं। तो वाटर का जो सॉल्यूशन है प्योर लिक्विड का, ये लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है और यहाँ ग्लूकोज के साइड में चूंकि सॉल्यूट भी है इसलिए ये हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। तो एक तरफ है लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन प्योर लिक्विड का, दूसरी तरफ ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जो हाई कंसंट्रेशन है। तो वाटर ज्यादा कहाँ है, वाटर लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर ज्यादा है, ठीक है। लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट कम है, यानी सॉल्यूट है ही नहीं इधर तो वाटर के साइड में, और ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है यानी हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है यानी यहाँ सॉल्यूट ज्यादा। तो वाटर कहाँ ज्यादा हुआ, जहाँ की सॉल्यूट कम है वहाँ वाटर का लेवल ज्यादा है, और जहाँ सॉल्यूट ज्यादा है वहाँ सॉल्वेंट कम है यानी वाटर कम है। अब लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर फ्लो होगा किसी का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर फ्लो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, जो यहाँ दिखाया गया है एरो के थ्रू, लेफ्ट से राइट, यानी लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपको एरो से यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसी प्रोसेस को यानी द प्रोसेस इन विच द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from low concentration solution to high concentration solution takes place through a semi permeable membrane is called as osmosis। यानी वह प्रोसेस जिसमें लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, इसे ही कहते हैं हम ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस भी पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्मोसिस भी पूछा जाता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर देखिए ये डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है ऑस्मोसिस का, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया। फिर से समझ लें, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इसके नीचे जस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन लिखा हुआ है, बात समझो। यानी ऑस्मोसिस किसको कहोगे, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल
थ्रू SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस को अगर तुम रोकना चाहो, यानी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रोकना चाहो फ्रॉम सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर फ्लो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का हो रहा है SPM के थ्रू, वह नहीं हो, तुम्हें इसको रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करोगे? रोकने के लिए एक अपोजिट साइड में एक प्रेशर लगाओगे, एक प्रेशर लगाओगे अपोजिट साइड में, यानी फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड। ठीक है, एक अपोजिट साइड में प्रेशर लगाओगे फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड, जिससे कि सॉल्वेंट से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो रुक जाए। क्लियर हो गया? तो ये जो अपोजिट साइड में यानी ऑस्मोसिस हो रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बोले तो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, इसे रोकना है आपको। तो आप जो अपोजिट प्रेशर लगाते हैं टू चेक दी और टू प्रिवेंट दी ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी जो प्रेशर आप अप्लाई करते हैं टू चेक और टू प्रिवेंट दी ऑस्मोसिस इज नथिंग बट दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखो। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द एक्सेस प्रेशर दैट इज अप्लाइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस फ्रॉम सॉल्यूशन साइड। फिर से देख लो एक बार, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द एक्सेस प्रेशर दैट इज अप्लाइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस फ्रॉम सॉल्यूशन साइड। यानी सॉल्यूशन साइड से, सॉल्यूशन की ओर से, क्योंकि सॉल्यूशन में ही आ रहा है ना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो होके, तो सॉल्यूशन साइड से जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए प्रेशर लगाया जाता है उसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया? अब जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, इससे तुम्हारा टाइम बच जाएगा, फिर हम लोग आगे डिस्कशन में बढ़ चलेंगे। ले लिया आप लोगों ने एक स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। जैसे सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैथमेटिकल डेरिवेशन करते थे, यहाँ भी मैथमेटिकल डेरिवेशन हम लोगों को करना पड़ेगा। देखो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो आप, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, ऐसा पाया जाता है एक्सपेरिमेंटली। देखो यहाँ पाई से रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो ये जो पाई होता है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, और दैट के बाद कॉमा देकर नीचे में लिखना पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ये सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो पाई इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है CRT, यानी RT आता है तुम्हें प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने के बाद, तो पाई इक्वल टू CRT, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन के, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। R और T, कैपिटल R और कैपिटल T, ये दोनों यहाँ पे दो कांस्टेंट आते हैं, ठीक है ना। ये दोनों, ये R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तुम जानते हो, और T यहाँ टेम्परेचर के रूप में आएगा, जिस टेम्परेचर पर ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब पाई यहाँ थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर लिखेंगे सबका वैल्यू। ठीक है, पहले इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, तो अगर पाई की बात करो तो वहां लिखा हुआ है पहले भी, तुम जानते हो, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर है ये। ठीक है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ये मोल कांसेप्ट में आया था, मोल में ही हमने इसको पढ़ाया था, फिर उसके बाद गैसियस स्टेट में पढ़ाया, फिर थर्मोडायनेमिक्स में ही आया, बहुत जगह ही आया हुआ है। फिर भी मैं लिख देता हूँ इसका वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और इसका वैल्यू क्या होता है दूसरे यूनिट में बताइए, 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, यानी 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। क्लियर हो गया? और भी इसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, जिसको लगभग इक्वल टू हम कितना लेते हैं 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल।
ठीक है, ये आप जानते हैं पहले से। देखिए जरा इक्वेशन 1 को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ पे एक चीज और है, टी। टी क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर इन केल्विन, याद रखना केल्विन टेम्परेचर को ही लेना है। टेम्परेचर इन केल्विन, अगर डिग्री में दिया हो तो पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको आप क्या कहते हो? मोलारिटी। जिसको आप क्या कहते हो? मोलारिटी। देखो C इक्वल टू होता है N बाई V, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। C इक्वल टू N बाई V, यानी ये M ही है, कैपिटल M जिसको बोलते हैं। कैपिटल M मोलारिटी को बोल देते हैं। कैपिटल M पे अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ M बराबर मोलिकुलर मास हमने माना हुआ है। ठीक है, इसलिए कैपिटल M के बदले यहाँ पर C को लिखा जाता है, कैपिटल C मोलारिटी को। तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। ठीक है, ये जानते हो आप। अब देखो जरा इक्वेशन नंबर 1 में इस C का वैल्यू रखो कंसंट्रेशन का, तो पाई इक्वल टू होगा N बाई V RT। देख लो, पाई इक्वल टू CRT है, C का वैल्यू N बाई V रख दिए तो क्या हो जाता है? पाई इक्वल टू N बाई V RT। अब देखो जरा इस V को इधर ले जाओ लेफ्ट साइड में, पाई V इक्वल टू NRT हो गया। पाई V इक्वल टू NRT हो गया। पाई का पाई यहाँ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है पाई। क्लियर हो गया? चलिए इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। लिख लिया है तो ठीक है, अदरवाइज एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको साथ साथ आप लिखते रहें, या स्क्रीनशॉट भी जो ले रहे हैं आप उसको लिख कर ही लेक्चर में आप आगे बढ़े। नोट्स आपका बनता रहे, बिल्कुल क्लासरूम की तरह पढ़ाई हो रही है। ठीक है, इसलिए नोट्स साथ साथ आपका बनते रहना चाहिए। क्लियर हो गया? तो इसको जरा देखो, पाई भी यहाँ मैं लिख रहा हूं फिर से, पाई भी इक्वल टू NRT। अब यहाँ पे N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन वेट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं इसको W1 बाई M1। W1 हमने क्या माना है सॉल्यूशन में? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का वेट हम मान रहे हैं इन ग्राम। ठीक है, W1 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। M1 क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। क्लियर हो गया? और W क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है या मास ऑफ सॉल्यूट, और M1 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर देखो पाई भी इक्वल टू W1 बाई M1, आप RT लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कंटिन्यू अगर करें हम यहाँ से, M1 अगर कैलकुलेट करने की बात हो, यानी मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, आप देख रहे हैं कि सभी के सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मेरा एक ही टारगेट है, मोलिकुलर वेट ऑफ या मास ऑफ कहें आप सॉल्यूट कैलकुलेट करना। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट भी पूछा जाता है और मास ऑफ सॉल्यूट भी पूछा जाता है। तो जब भी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जाएगा M1 कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जाएगा W1 कैलकुलेट करेंगे। जनरली क्वेश्चंस में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जाता है। अब देखो यहाँ M1 को अगर कैलकुलेट करना हो तो M1 इक्वल टू W1 RT बाई पाई इंटू V। देख लो आप, क्लियर हो गया? पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 रखिए या 3.14 रखिए। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपका। दोनों इक्वेशन आप याद रखेंगे, दोनों इक्वेशन से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। लिख लीजिए इसको। जल्दी लिख लें। फिर असाइनमेंट से हम क्वेश्चन अभी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं असाइनमेंट में। ठीक है, V यहाँ क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। V यहाँ क्या है? सभी टर्म क्लियर है आपको? M1 है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। M1 क्या है?
मोलिक्यूलर मास या मोलर मास, मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। V क्या है यहाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जल्दी जरा लिख ले। लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए इस पर कोई डिस्कशन हम और करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। मेरी बात को ध्यान से आप सुनिए। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर क्या हमने कहा, सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस on the basis of osmotic pressure solutions are of 3 type। पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर दो सॉल्यूशन में तुम कंपेयर कर रहे हो तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहोगे, आइसो मतलब होता है सेम, और टोनिक टोनिसिटी यानी प्रेशर, ठीक है ना। तो आइसोटोनिक यानी जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो। ऐसे दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहोगे। यानी द सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, ठीक है। अगर मान लो एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है, तो π1 इक्वल टू π2, यानी आप कर सकते हो कि C1RT, देखो C1RT, C1 यानी कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन और C2RT यानी कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो इसी को कंटिन्यू करोगे तो यहाँ लिख सकते हो N1, क्योंकि N बाई V होता है C इक्वल टू, तो N1 बाई यहाँ देखो V RT और यहाँ N2 बाई V RT। क्लियर हो गया। यहाँ V1 कर लेना है, N1 V1, ठीक है। इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। इसी को आप यहां पर देखिए, क्लियर हो गया। ये आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, दोनों तो सेम होगा, ये कट गया। यानी N1 बाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए N1 बाई V1 इक्वल टू N2 बाई V2। अब देखो जरा यहाँ पे N1 को आप लिख सकते हैं W1 बाई M1 इंटू V1 इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू V2। ये इक्वेशन नंबर 3 कर दो, क्योंकि 1 और 2 हो चुका है फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये किसके लिए है, फॉर 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए ये आ गया रिलेशन। याद रखना, जब भी न्यूमेरिकल आएगा दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे उसके लिए आप या तो इससे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, N1 बाई V1 इंटू बाई V2 से, नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से इससे सॉल्व हो जाएगा। यानी इक्वेशन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्लियर हो गया आपको। अब एक सॉल्यूशन होता है हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस और हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस।
हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया? अब देखो ये क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? दो सॉल्यूशन जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं, दो सॉल्यूशन आप कंपेयर कर रहे हैं, दोनों सॉल्यूशन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, कम, हाइपो मतलब लो, ठीक है, और हाइपर मतलब ज्यादा। तो हाइपोटोनिक का मतलब ये हुआ कि अगर दो सॉल्यूशन जिसका तुम कंपेयर कर रहे हो उसमें जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया वो हाइपरटोनिक हो गया। देखो फिर से सुनो, दो सॉल्यूशन जिसको तुम कंपेयर कर रहे हो, between two solutions, a solution having low osmotic pressure, a solution having lower osmotic pressure is called as a hypotonic solution, whereas a solution with a high osmotic pressure is called as hypertonic solution। क्लियर हो गया? दो सॉल्यूशन को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वह सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो हाइपोटोनिक, और जिसका ज्यादा हो हाइपरटोनिक। बस यही कंसेप्ट है और कोई बात नहीं। क्लियर हो गया? अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, इस पर क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस तो हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन हम बता दे रहे हैं जिससे आप सीख जाएंगे। ठीक है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज in 500 ml, assuming the solution to be ideal solution, यानी ऐसा मानना है कि सॉल्यूशन हमारा क्या है? आइडियल है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑफ सॉल्यूशन। देखो लेक्चर में आगे बढ़ने के लिए जल्दी से आपको जब मैं बोल रहा होता हूं तो साथ साथ सुन के, जैसे आप क्लास में लिखते हैं वैसे क्वेश्चन को लिखिए। मैं तो बस आपके हेल्प के लिए इसको रफली लिख देता हूं क्वेश्चन को, अदरवाइज क्वेश्चन क्लास में जैसे मैं बोलकर लिखाता हूं, ठीक है, और आपके हेल्प के लिए एक रफली में लिख देता हूं, वैसे ही आपको यहाँ भी करना चाहिए, जिससे आपको क्लास का फील भी आएगा और जल्दी से पढ़ाई भी होगी आपको। ठीक है, हम लोग लेक्चर में फिर आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सी, देखिए एक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी वाटर का सॉल्यूशन होगा जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज है सॉल्यूट के रूप में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 500 ml। द सॉल्यूशन को मानना है कि सॉल्यूशन क्या है? आइडियल है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए। कहां से स्टार्ट किए थे? पाई इक्वल टू क्या होता है? सीआरटी। ठीक है, पाई इक्वल टू सीआरटी। तो कंसंट्रेशन तो दिया नहीं है सॉल्यूशन का, वेट दे दिया है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल भी नहीं दिया है। तो N/VRT अगर आप करेंगे, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है पूरा तो इतना तो याद होगा, पाई इक्वल टू CRT, तो C को कन्वर्ट कर देंगे N/V में। अब N/V तो दिया है 500 ml, लेकिन यहाँ पे N नहीं दिया है, नंबर ऑफ मोल। तो या तो आप नंबर ऑफ मोल अलग से निकाल लें और इसमें वैल्यू रख दें, या फिर इसी को आगे बढ़ा लें। तो पाई इक्वल टू N/V को हम लिख सकते हैं W1/M1, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? RT। अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा, W का वैल्यू कितना है? 12 ग्राम ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180 ग्राम। R का वैल्यू बताइए। अब देखिए R का वैल्यू यहाँ सेलेक्ट करना है मैनुअली, ठीक है ना। R का वैल्यू यहाँ पे देखिए V छूट गया था, RT/V भी होगा यहाँ नीचे में, ठीक है। अब R का वैल्यू आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। R का कौन सा वैल्यू आप रखेंगे? देखिए यहाँ पर वॉल्यूम पहले देख लीजिए, वॉल्यूम दिया है मिलीलीटर में,
वॉल्यूम किस में दिया है, मिलीलीटर में दिया है। तो देखो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे में तब यहाँ 500 ml लिखोगे, क्योंकि वॉल्यूम लेना है किस चीज में, लीटर में। अब देखो आर का वैल्यू कौन सा रखोगे, लीटर वाला रखो, 0.0821 जिसमें लीटर आता है मिनट में, तो 0.0821 रखोगे यहाँ पे। और T 25 डिग्री सी है, इसको केल्विन में चेंज करोगे तो 25 प्लस 273 298 केल्विन आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। इसका आप कैलकुलेट करके आंसर हमें बता दीजिए, जल्दी कीजिए। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आपने जो वैल्यू रखा है लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, तो सब कुछ इसमें कट जाएगा, केल्विन केल्विन लीटर लीटर, ठीक है। मोल पर मोल दिया है तो इसलिए दोनों कट जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास, ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ बचेगा एटीएम। जल्दी बनाइए, चलिए जल्दी कैलकुलेट कीजिए, आप लोग पहले कीजिए फिर मैं बताता हूँ, जल्दी करो आगे। ठीक है, उसी के आसपास आएगा 3.266 एटीएम। इसका आंसर होगा 3.266 एटीएम, 3.266 एटीएम इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया, जल्दी लिख लो, कैलकुलेट सही करोगे इतना ही आंसर आएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the osmotic pressure of a solution of an organic substance, a solution of an organic substance, solution of an organic substance containing 18 gram in 1 liter, containing 18 gram in 1 liter of solution at 293 Kelvin, at 293 Kelvin is 2.414 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस, फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। आप लोग स्टार्ट हो जाइए, बनाइए मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। चलिए जल्दी बनाइए। चलिए बनाइए क्वेश्चन, हो गया, बन रहा है। यानी पाई इक्वल टू W1 RT बाई M1 इंटू V। आप करेंगे तो M1 इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा W1 RT पाई इंटू V। देखो वैल्यू यहाँ पुट करना मेन है, यहाँ पर क्या वैल्यू आप रखोगे ये मेन है। इस क्वेश्चन में ये सिखाने के लिए मैंने दिया है। अब W1 है, R है, T है आपके पास, तो W1 यानी वेट ऑफ सब्सटेंस दिया गया है 18 ग्राम। आर का वैल्यू क्या रखोगे भाई, अब सवाल ये है। अब देखो प्रेशर तुम्हारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो आर का वैल्यू भी जूल में रखना पड़ेगा, ठीक है। एसआई यूनिट में दिया हुआ है प्रेशर का वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो तुमको इसको भी एसआई वाला यानी जूल वाला लेना पड़ेगा। 8.3 यहाँ पर 8.314, ठीक है, ये लेना पड़ेगा। 8.3 भी आप ले सकते हो, 314 में हम 8.3 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको 8.3 एक्चुअली दिया हुआ है क्वेश्चन में एक चीज, यूज आर इक्वल टू 8.3 जूल
पर केल्विन पर मोल, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 8.314 नहीं दिया रहता तो हम पूरा रखते। अगर आपको जल्दी से बनाना हो तब भी आप, अगर यहाँ पे तो दे दिया 8.3, अगर 314 आप नहीं रख के 8.3 भी देते हैं तो लगभग आंसर आपका आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो तो 8.3 रखना, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वहाँ पे आपको आंसर लाओगे आप तो उससे मैच कर जाता है, लगभग उसी के आसपास जो रहेगा वो ऑप्शन सही होता है। फिलहाल यहाँ दिया हुआ है 8.3 हम रखेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी दिया हुआ रहता तो ध्यान में रखेंगे हम, जब न्यूटन मीटर स्क्वायर में वैल्यू दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो आर का वैल्यू हमेशा और हमेशा ही जूल पर केल्विन पर मोल वाला भी देंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को बना रहा है आपको सिखाने के लिए। और टी का वैल्यू यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है 293 केल्विन। ठीक है, अब M1 मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस तो आपको निकालना है। पाई का वैल्यू 2.414 इंटू 10⁵। अब देखिए वॉल्यूम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वॉल्यूम का वैल्यू 1 लीटर दिया है, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो लीटर में अगर आप रखेंगे आर का वैल्यू आप रख रहे हैं जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इसका वैल्यू आप रख रहे हैं प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम को भी मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब, हमने पहले से बताया हुआ है आपको, मोल कंसेप्ट से आप ये जानते हैं बहुत पहले से, मोल में भी पढ़े हैं, गैसेस स्टेट में भी पढ़े हैं, थर्मो में भी, बहुत सारी जगह इसका यूज हमने किया है और इस कन्वर्जन फैक्टर को हमने सिखाया है आपको। तो यहाँ भी 10⁻³ आपको रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब इसको रखिएगा, कैलकुलेट कीजिए, जो कैलकुलेशन में आपका आएगा वही आंसर होगा, जल्दी से कीजिए। देखिए इसका आंसर आएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे M1 का वैल्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ 181.344 334 ग्राम पर मोल। मोलिकुलर मास या मोलर मास नहीं आएगा, 181.334 ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया? आपने सीख लिया इसको। क्लियर हो गया? इसको आपने सीख लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो के लिए सभी न्यूमेरिकल्स आप बना लें आराम से, आपसे टोटली बन जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के पहले एक बार लेक्चर को अच्छे से लिखें और देखें, और देखने के साथ साथ नोट्स भी उसको तैयार करें, तो फिर आपको बनाने में ठीक लगेगा और आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा।